नमस्कार दोस्तों। एक एसपी साहब दूधिया का भेष बदलकर गाड़ी पर दूध की कैन लगाकर एक चौराहे से गुजरते हैं जहां पर पुलिस वाहनों की चेकिंग करते हुए चालान कर रही थी। वहां से गुजरते समय एक दरोगा साहब उन्हें रोक लेते हैं और धमकाते हुए उनसे कहने लगते हैं कि तुम्हारी गाड़ी बहुत पुरानी है, तुम इस खटारा गाड़ी को ऐसे रोड पर नहीं चला सकते हो। अब तुम्हारी गाड़ी का मैं चालान कर रहा हूँ। अगर तुम्हें गाड़ी के चालान से बचना है तो मुझे फाइन के तौर पर कुछ पैसे दे दो और यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। इसके बाद जो एसपी साहब थे वो तो दूधिया के भेष में थे, अपने हाथों को जोड़कर उनसे विनती करने लगते हैं कि साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, रोज कमाता हूँ, रोज खा लेता हूँ, बड़ी मुश्किल से मेरा घर परिवार चल रहा है, मैं आपको देने के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा। अब दरोगा उनकी गाड़ी से चाबी को निकाल लेता है और कहता है कि अगर गाड़ी की चाबी चाहिए तो अब तुम्हें फाइन के साथ साथ मुझे रोजाना एक बोतल दूध भी देना पड़ेगा। अब दोस्तों आगे क्या होता है, इस कहानी में क्यों एसपी साहब एक दूधिया का भेष बदलकर उस चौराहे पर पहुंचते हैं, पूरी कहानी की सच्चाई जानेंगे आगे इस कहानी में। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्रता से निवेदन करता हूँ कि आप वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियो आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक साधारण से लड़के दीपक की। दीपक अपनी माँ के साथ उत्तर प्रदेश के जिले में रहता है। वो तो दीपक काफी पढ़ा लिखा है लेकिन उसे अभी कोई नौकरी नहीं लगी है। अब वह एक साइबर कैफे में काम करके थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता था और अपनी माँ की अच्छे से देखभाल कर रहा था। लेकिन एक दिन अचानक उसकी माँ की तबीयत बिगड़ जाती है। वो तुरंत उन्हें जिला अस्पताल ले जाता है। अब डॉक्टर साहब माँ को देखते हैं और उनके कुछ चेकअप कराने के बाद उन्हें दवाइयाँ लिख देते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि ये दवाइयाँ आपको दूसरे शहर में मिल जाएंगी, आपको खुद ही जाना पड़ेगा और इमरजेंसी ये दवाइयाँ लानी होंगी, ये दवाइयाँ हमारे शहर में नहीं मिलेंगी। अब दीपक तुरंत अपनी गाड़ी उठाता है, सिर पर हेलमेट लगाता है और कुछ पैसों को पर्स में रखकर दूसरे शहर की तरफ चल देता है। लेकिन उसे दूसरे शहर में पहुंचने के लिए पुलिस चेक पोस्ट को पार करना था। जैसे ही दीपक एक चेक पोस्ट से गुजर रहा था तो जो दरोगा वहाँ पर वाहनों की चेकिंग कर रहा था दीपक की गाड़ी को देखते ही उसे रुकने के लिए बोलता है और गाड़ी को एक साइड से लगाने के लिए बोलता है। दीपक भी रुक जाता है और दरोगा के कहे अनुसार अपनी गाड़ी को एक साइड में लगा देता है और बोलता है जी सर बताइए क्या बात है। दरोगा साहब कहते हैं कि तुम्हारी गाड़ी में मुझे बहुत कुछ दिक्कत दिखाई दे रही है, अब तुम्हारी गाड़ी का चालान होएगा। तो दीपक बेझिझक पूछता है कि सर मेरी गाड़ी में आपको क्या दिक्कत नजर आ रही है, जरा मुझे भी तो दिखा दीजिए। क्योंकि दोस्तों दीपक के पास गाड़ी के सभी पेपर्स थे, उसके पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी होता है और उसने गाड़ी को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा था, साथ ही उसने हेलमेट भी लगा रखा था। गाड़ी के सभी पेपर अपडेट थे तो उसे उन पुलिस वालों से किसी बात को कोई डर भय नहीं था। अब दरोगा साहब उससे गाड़ी के कागज मांगते हैं तो दीपक गाड़ी की आरसी, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सभी कुछ दिखा देता है और गाड़ी की कंडीशन भी अच्छी हो रही थी। फिर वो हेलमेट पूछता है तो दीपक ने हेलमेट भी लगा रखा था। गाड़ी से नीचे उतरने के बाद ही उसने हेलमेट सिर से उतारा था। तो दरोगा साहब को किसी भी तरह से उसका चालान करने का ऑप्शन नहीं मिलता है कि आखिर मैं इसका चालान करूं तो करूं कैसे, क्योंकि वो दरोगा साहब वहां से गुजरने वाले प्रत्येक नए वाहन का किसी न किसी तरह से चालान करने की धमकी देकर 1000-1500 रुपए ऐंठ लिया करते थे और उसके बाद ही गाड़ी को पास होने देते थे। अब वो एकदम से गाड़ी की नंबर प्लेट को देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी गाड़ी का नंबर तो किसी दूसरे शहर का है, तुम इसे यहाँ कैसे चला रहे हो। अब दीपक जो कि पढ़ा लिखा समझदार युवक था वो कहता है कि ऐसे कैसे नहीं चला सकता हूँ, मेरी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, इसके बाद मैंने पूरा टैक्स भरा है, तब जाकर ये रोड परमिट हुई है। अब जब मैंने सभी टैक्स जमा कर दिए हैं तो मैं अपनी गाड़ी को किसी भी शहर में चला सकता हूँ। आप तो सिर्फ दूसरे शहर की बात कर रहे हो, मेरी मर्जी है, टैक्स भरने के बाद मैं इसे पूरे इंडिया के किसी भी शहर में चला सकता हूँ और कोई भी इस पर रोक टोक नहीं लगा सकता है। अब इतना सुनने के बाद दरोगा साहब को उसकी ये बातें कांटे की तरह चुभती हैं कि ये मामूली सा लड़का मेरे साथ बहस कर रहा है। फिर दरोगा साहब तेज आवाज में बोलते हैं कि मुझे रूल मत सिखा, अगर यहाँ से गाड़ी आगे लेकर जानी है तो फाइन भरना ही पड़ेगा, वरना मैं गाड़ी को 1 इंच भी आगे नहीं जाने दूंगा। अब दीपक कहता है कि किस बात का फाइन, जब मेरी गाड़ी के पेपर्स पूरे हैं, मैंने हेलमेट भी लगा रखा है, गाड़ी का नंबर प्लेट भी है, तो मैं कोई फाइन नहीं दूंगा। अब दरोगा साहब कहते हैं या तो चालान कराओ या 1500 रुपए मुझे फाइन के तौर पर दे दो, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। लेकिन दीपक के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे क्योंकि वो तो दवाइयाँ लेने के लिए आया था। अगर वो पैसे उन्हें दे देगा तो दवाइयाँ कैसे खरीदेगा, इसलिए वो ना तो फाइन देने के लिए राजी होता है और ना ही चालान को भरता है।
फिर दरोगा साहब बड़े ही रुबाब के साथ बोलते हैं, अच्छा हमें होशियारी दिखा रहे हो, अभी रुक, देख मैं तेरा कैसे चालान करता हूँ। अब दरोगा साहब दीपक की गाड़ी और उसका एक फोटो खींचते हैं और नंबर प्लेट सहित अन्य चालान लगाकर करीब उसका 5,000 रुपए का चालान बना देते हैं और दीपक को स्लिप निकाल कर दे देते हैं, जिसे देखने के बाद दीपक बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। लेकिन वो सोचता है खैर कोई बात नहीं, इस चीज के बारे में बाद में देखा जाएगा, फिलहाल मुझे दवाइयाँ लेकर जाना है। इसके बाद वो उस मेडिकल पर पहुंचता है और दवाइयाँ लेकर वापस अपनी माँ के पास हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। फिर अपनी माँ से बताता है कि माँ, मैं जब दवाइयाँ लेने के लिए शहर में गया था तो एक चेक पोस्ट पर दरोगा ने खामखा मेरा 5,000 रुपए का चालान कर दिया है। ये बात सुनकर माँ को भी बहुत दुख पहुँचता है, क्योंकि गरीब लोग थे, लेकिन जो अब हो गया था उसको कौन बदल सकता था। इसके बाद दीपक सोचता है कि मैं ऐसे चुप नहीं बैठने वाला। जब मेरी गाड़ी के सभी कागज पूरे थे और मैंने हेलमेट भी लगा रखा था और जिन जिन चीजों का उन्होंने चालान बनाया है उसमें तो कोई इशू ही नहीं है। अब दीपक फैसला कर लेता है कि मैं इतनी आसानी से इस चालान को नहीं भरूंगा, क्योंकि आज ये मेरे साथ हुआ है और हर रोज किसी न किसी के साथ ऐसा होता ही रहता है। मैं इस बात को बड़े बड़े अधिकारियों तक पहुंचाऊंगा कि हमारे शहर में ऐसा भी हो रहा है। सभी डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी कैसे भी न कैसे करके चालान कर ही दिया जाता है। अब दीपक उस चालान का फोटो खींचता है, अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट का भी फोटो खींचता है और दोनों की कॉपी बनाकर सोशल मीडिया पर उस शहर के ट्रैफिक अधिकारी को टैग करते हुए पोस्ट कर देता है। साथ में अपना एक वीडियो भी अपलोड करता है जिसमें वो सारी घटना के बारे में विस्तार से बता रहा होता है। अब दीपक की वो फोटो और वीडियो कुछ दिनों के बाद सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। लोग उस पर तरह तरह से अपनी टिप्पणी कर रहे थे और ट्रैफिक पुलिस को टैग कर रहे थे, जिससे वो पोस्ट ट्रैफिक अधिकारियों के पास भी पहुंच जाती है। अब ट्रैफिक पुलिस उस चालान और वीडियो को देखते हैं तो सोच में पड़ जाते हैं कि ये हमारे शहर में इस तरह की शर्मनाक हरकत कौन कर रहा है। फिलहाल वो सोशल मीडिया के थ्रू ही दीपक को रिप्लाई देते हैं कि आपका चालान जल्द ही रद्द कर दिया जाएगा और इस असुविधा के लिए हमें खेद है। अब ये खबर उड़ते उड़ते ट्रैफिक पुलिस के एसपी साहब के कानों तक भी पहुंच जाती है। वीडियो में दीपक ने उस जगह का एड्रेस और उस दरोगा का नाम वगैरह सभी कुछ बहुत अच्छे से बताया था। एसपी साहब से ये घटना सुनते ही बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि एसपी साहब एक बहुत ईमानदार ऑफिसर थे और उनके इलाके में इस तरह की घटना होना उनके चरित्र पर दाग लगने जैसा था। अब एसपी साहब इस मामले की तह तक जाना चाहते थे कि इस घटना में कितनी सच्चाई है, क्योंकि अक्सर पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम करने के लिए भी इस तरह की अफवाह उड़ती रहती हैं। इसलिए वो खुद ही इस मामले की जांच पड़ताल करना चाह रहे थे। वो अगर दरोगा से डायरेक्ट जाकर इस बारे में बातचीत करते तो दरोगा उन्हें आई की घाई बताकर मैटर को समझा देता और अपनी सफाई देकर खुद को बचा लेता। तो एसपी साहब एक प्लान के हिसाब से अपने आप को दूधिया के भेष में बदल लेते हैं और गाड़ी पर दूध की कैन लगाकर सिर पर एक हेलमेट लगाते हैं और उस चौराहे से गुजरते हैं जिस चौराहे के बारे में उस वीडियो में बताया गया था। चौराहे से गुजरते हुए दरोगा साहब उन्हें डंडे दिखाते हुए रोक देते हैं और आकर बड़े ही रुबाब के साथ कहते हैं कि भाई दूधिया, तेरी गाड़ी तो बहुत पुरानी है, इसका तो चालान करना पड़ेगा। अब दूधिया अपने हाथों को जोड़ लेता है, कहता है साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, रोज कमाता हूँ, रोज खाता हूँ, आज मेरा चालान मत कीजिए। वैसे भी मेरी गाड़ी के सभी पेपर पूरे हैं, चाहे तो आप एक बार देख सकते हैं। तो दरोगा साहब कहते हैं कि गाड़ी की कंडीशन तो देख कितनी पुरानी है, ला पेपर दिखा इसके। फिर दूधिया गाड़ी के पेपर दिखाता है, कहता है कि साहब ज्यादा पुरानी नहीं है, सिर्फ 5 साल ही हुए हैं, अभी भी अच्छे से वर्किंग में है, मैंने सभी कागज भी अपडेट कर रखे हैं। अब दरोगा साहब उनके हेलमेट को देखते हुए कहते हैं कि तेरा हेलमेट भी टूटा हुआ है। तभी दूधिया के भेष में जो एसपी साहब थे वो कहते हैं मालिक ये पुराना जरूर है लेकिन कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है और आप इसे सही से देख तो लीजिए, इस पर IASI मार्का भी लगा हुआ है, ये ओरिजिनल हेलमेट है। वो हेलमेट दरोगा को दिखाने लगते हैं। इतने में ही दरोगा उनकी गाड़ी की चाबी को निकाल लेता है और बोलता है कि अगर चाबी चाहिए तो तुम्हें फाइन देना पड़ेगा, इसके बाद चाबी ले और यहाँ से चला जा। ये सब देखकर एसपी साहब को गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, लेकिन फिलहाल वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं क्योंकि वो उसे रंगे हाथों पकड़ने की फिराक में थे ताकि उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कर सके। दरोगा चेक पोस्ट की तरफ बढ़ने लगता है तो दूधिया भी उनके पीछे पीछे चलने लगता है। इतने में ही एक हवलदार आता है
और एसपी साहब को थोड़ा सा साइड में लेकर जाता है, समझाता है कि अरे क्यों बड़े साहब से खामखा पंगा ले रहे हो, तुम ऐसा करो, इन्हें 500 का एक नोट दे दो, इस बारे में मैं खुद इनसे बात कर लूंगा, ये तुम्हें यहाँ से फिर जाने देंगे। इसके बाद वो हवलदार दरोगा साहब को इशारा करके बुला लेता है और कहता है कि साहब इसे माफ कर दीजिए, बेचारा गरीब आदमी है, कोई बात नहीं, आप जाने दीजिए, ये 500 रुपए फाइन के तौर पर आपको देने के लिए राजी है। इतने में ही दूधिया के भेष में एसपी साहब बोल पड़ते हैं कि मैं अभी तो 500 रुपए देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तो रोजाना यहीं से गुजर कर जाऊंगा, तो मैं रोजाना आपको 500 रुपए कहाँ से दूंगा। इतना सुनते ही दरोगा साहब कहते हैं कि तू ऐसा कर, फिलहाल 500 रुपए जमा कर और फिर रोजाना एक बोतल दूध हमें देकर जाया कर, हमारी चाय पानी का इंतजाम हो जाया करेगा, फिर तुझे यहाँ कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, तू हेलमेट लगाना या मत लगाना, तुझे कोई नहीं रोकेगा। फिर एसपी साहब कहते हैं कि दरोगा जी, दूध तो मैं आपको नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मेरा दूध 90 तोला होता है, अगर ऐसे आपको दूध दे दूंगा तो मेरे ग्राहकों की पूर्ति नहीं होगी। तो दरोगा जोर से हंसता है और कहता है, अरे दूधिया, तू तो वैसे भी रोजाना दूध में पानी मिलाता ही है, कल से 1 लीटर पानी ज्यादा मिला देना, जिससे हमारा भी काम चलता रहेगा। इस पर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। इसके बाद एसपी साहब अपना आपा खो बैठते हैं और एक जोरदार तमाचा दरोगा के गाल पर मार देते हैं। अब जैसे ही ये बात आसपास खड़े सभी सिपाहियों को पता चलती है कि दरोगा जी को उस दूध वाले ने जोरदार थप्पड़ मार दिया है, तो सभी पुलिस वाले उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। इतने में ही एसपी साहब अपना आईडी कार्ड निकालते हैं और हवा में लहराते हुए कहते हैं कि खबरदार, किसी ने भी एक कदम और बढ़ाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं इस जिले का एसपी हूँ, तुम जो करतूत आज तक करते आए हो वो सब सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से फैल रही है। इसी बात की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मैं यहाँ भेष बदल कर आया था। इसके बाद एसपी साहब उन्हें खरी खरी बातें सुनाते हैं और तत्काल ही उन्हें सस्पेंड करा देते हैं। और दोस्तों, आगे भी उनके ऊपर कार्रवाई चलती रहती है। अब जैसे ही ये खबर दीपक को पता चलती है तो वो अपनी माँ को भी बताता है और कहता है, माँ, सभी पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते हैं। जिस जगह पर मेरा जबरदस्ती चालान किया गया था वहाँ पर एसपी साहब ने गुप्त तरीके से छापामारी करके उन सभी को सस्पेंड कर दिया है। ये बात सुनने के बाद दीपक की माँ कहती है कि बेटा, भगवान के यहाँ देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं, बुराई ज्यादा दिन नहीं टिक पाती, बुराई का सिर हमेशा नीचे ही झुकता है, जैसा कि एसपी साहब ने आज करके दिखा दिया। तो दोस्तों, ये रही आज की कहानी, जिस कहानी में एक एसपी साहब दूधिया का भेष बनाकर चेक पोस्ट चौराहे पर पहुंचते हैं और वहां के करप्ट दरोगा को बहुत अच्छे से सबक सिखाते हैं। और क्या कहना चाहोगे हमारे एसपी साहब के बारे में? 2 शब्द अवश्य लिखें। और दीपक जैसे पढ़े लिखे युवा पीढ़ी के लिए आपकी क्या राय है, हमारे साथ कमेंट करके अवश्य शेयर करें। दोस्तों, हमें अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज उठानी चाहिए, जैसे कि कहानी में दीपक ने उठाई थी। अगर वो भी चुप रह जाता तो उस दरोगा जैसे ऑफिसर का हौसला बढ़ता रहता। आजकल डिजिटल का दौर है, किसी भी खबर को सोशल मीडिया पर फैलने में समय नहीं लगता, बस हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई कहानी में, इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।